इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप देख चुके हैं थंबनेल पे। हमारा जो पूरा लेसन है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। और मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं आज डिस्कस करूंगा, और काफ़ी क्विकली हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। और हमारा पर्पज़ इस तरह की वीडियो बनाने का है ताकि ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो कि अपने एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करना चाह रहे हैं बहुत फटाफट, या फिर उनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे पिछले साल का या पिछले 2 सालों का कहीं ना कहीं रिवाइज करना चाह रहे हैं, ताकि आगे की जो उनकी पढ़ाई है उसमें ये टॉपिक्स अगर कहीं यूज़ होने वाले हैं तो उनको रिवाइज हो सके। ओके, तो मैं एक बार आपको सबसे पहले टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ जो जो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे जल्द से जल्द। टॉपिक्स का नाम सुनिए। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में रिलेशनशिप क्या है, उसके अलावा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बिटवीन क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, और लास्ट में हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। और साथ में बीच में एक टॉपिक मैं भूल गया, हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक और चीज़, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जो इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, सभी ब्रांचेस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पे मैं मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं टोटली ओवरऑल अगर अकाउंटिंग की बात भी करूँ तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कोई भी तरह का बिजनेस हो, उस नेचर ऑफ बिजनेस कोई भी हो सकता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह के बिजनेस की सारी मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन, सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना और उसको प्रॉपर तरीके से मतलब अपने पास मैनेज करना, ताकि क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो एक टूल है डिसीजन मेकिंग का। तो इसलिए कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस के बारे में कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं जैसे, तो वो फोकस करती है कि बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं जो एक मेजर ब्रांच है अकाउंटिंग की, वो कहीं ना कहीं फोकस करती है कि जो मैं अगर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ कोई चीज़, या मैं इवन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, या इवन मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है, मुझे कितना जो है कहीं ना कहीं अपनी जेब से देना पड़ रहा है, उस चीज़ को मैं सर्टेन कर पाऊँ, मेजर कर पाऊँ, कैलकुलेट कर पाऊँ, और कहीं ना कहीं वेज निकाल पाऊँ, ताकि मैं उस चीज़ को, कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकूँ, रिड्यूस भी कर सकूँ। तो यानी कि मैंने यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के एग्जाम्पल बना के आपको जो है कहीं ना कहीं उसके थ्रू ओवरऑल अकाउंटिंग का मतलब समझाने की कोशिश की है कि अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या है। बिजनेस की सभी तरह की मॉनिटरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि कन्वर्ट हो सकती है जितने हद तक एक्यूरेटली मॉनिटरी टर्म्स में, उसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना, अपने पास रखना, और उसमें फर्दर एनालिसिस करके उससे नई नई फाइंडिंग्स निकाल के नोट करना, ताकि अल्टीमेटली हमें वो यूज़ करनी है कहाँ पे, वो यूज़ करनी है हमें तब जब डिसीजन मेकिंग का वक्त आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग जुड़े होते हैं, जिनको आप यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं कभी भी हमें डिसीजन मेकिंग का मौका आए तो हमारे पास उससे रिलेटेड रेलेवेंट टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में, ताकि हम कंपैरिजन भी अगर करना चाहें तो कर सकें, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमेशा यानी कि रेडिली अवेलेबल हो। ओके, तो आई होप कि मुझे लगता है कि अकाउंटिंग का ओवरऑल मतलब आपको मैं शायद समझा पाया हूँ। और बाकी हम जो है इस पूरे वीडियो के अंत तक मुझे उम्मीद है कि अकाउंटिंग का ओवरऑल मतलब जो है हम सीख जाएंगे। और यहाँ पे वैसे इस वीडियो में हमारा जो एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस पर हमारा फोकस होगा। तो चलिए हम आगे अगला टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। तो सबसे पहले फटाफट इसको डिस्कस करना है हमें कि देखिए साइंस और आर्ट, सबसे पहले इसको समझते हैं। साइंस, अगर हमें किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को, किसी फील्ड को अगर मुझे साइंस कहना है तो मैं उसमें जो है 3 चीज़ें देखता हूँ। 3 चीज़ें क्या? पहली चीज़ कि क्या उस फील्ड से रिलेटेड मेरे पास थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल बेस मेरे पास जो है एक सेट ऑफ नॉलेज क्या है कि नहीं। तो पहले ये चीज़ देखी जाती है किसी भी चीज़ को साइंस कहने से पहले। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि क्या वो चीज़ लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे
बिल्डअप होती जा रही है कि नहीं, या उससे मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फॉर्मूलेज या इक्वेशंस या कुछ फाइंडिंग्स ऐसी लगातार मिल रही हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट कर करके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये चीज़ यानी कि वो जो बेसिकली फील्ड है वो लॉजिकल तरीके से रीज़न के साथ लॉजिकल तरीके से रैशनल तरीके से लगातार बिल्डअप होता जा रहा है कि नहीं, और लगातार उसमें नई फाइंडिंग्स आती जा रही हैं कि नहीं। तो ये दूसरी चीज़ है अगर मुझे किसी चीज़ को साइंस अगर मैं कहना चाहता हूँ तो। और तीसरी चीज़ अगर मुझे किसी चीज़ को साइंस कह के पुकारना है तो वो क्या है, तीसरी चीज़ है कि वो चीज़ जितना हद तक हो सके वो जो फील्ड है उस चीज़ की जितनी भी स्टडीज़ हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं कि नहीं, यूनिफॉर्मली एक तरीके से ज़्यादातर जगह या हम चाहते हैं कि हर जगह एक तरीके से कहीं ना कहीं अप्लाई हो पा रही हैं कि नहीं, या उन चीज़ों को उन स्टडीज़ को उस फील्ड की हम अप्लाई करते हैं तो क्या सेम रिजल्ट्स आ पा रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तीन चीज़ें अगर मुझे चेक करना है कोई चीज़ साइंस है कि नहीं। अब अकाउंटिंग की बात करें तो हाँ, अकाउंटिंग में तीनों चीज़ें फॉल करती हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ नॉलेज है, अकाउंटिंग का एक बहुत ही वास्ट जो है कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ नॉलेज लिटरेचर हमारे पास है, थियोरेटिकल बेस है हमारे पास अकाउंटिंग से रिलेटेड। दूसरी चीज़, क्योंकि मैं साइंस को जो है अकाउंटिंग को साइंस कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरी चीज़ भी फुलफिल हो रही है, क्या कि अकाउंटिंग भी लगातार बिल्डअप होती जा रही है। अकाउंटिंग की भी फाइंडिंग्स से कहीं ना कहीं मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ ऐसी फाइंडिंग्स लगातार निकल के आती हैं जो कि उस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं बेटर लगातार बना रही हैं। ओके, अकाउंटिंग लगातार इवॉल्व होती जा रही है, नई नई ब्रांचेस निकल के आ रही हैं। ओके, तीसरी चीज़, अकाउंटिंग जो है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है डिफरेंस, लेकिन ज़्यादातर जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट है वो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से फॉलो होते हैं। स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन ओवरऑल अकाउंटिंग का जो तरीका है वो ज़्यादातर देशों में एक तरीके का है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल वाली चीज़ है। तो इसलिए अकाउंटिंग को यस मैं साइंस कह सकता हूँ। ओके, तो अकाउंटिंग इज़ आ साइंस। ओके, नाउ आर्ट की बात करते हैं। आर्ट अगर मुझे किसी चीज़ को कहना है तो उसमें भी मैं तीन चीज़ें देखता हूँ, क्या कि क्या उसका भी मेरे पास पहली चीज़ की कुछ सेट ऑफ लिटरेचर सेट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है कि नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इन सभी चीज़ों को मैं आर्ट कहता हूँ क्योंकि मेरे पास इस चीज़ को मैं अप्लाई तो करता ही हूँ सीखने के लिए, बेटर होने के लिए, लेकिन मेरे पास इसका लिटरेचर, मेरे पास इसका एक थियोरेटिकल बेस जिससे जो है कहीं ना कहीं शुरुआत करके हम उस चीज़ को जान सकते हैं वो मौजूद है। तो आर्ट के लिए पहली चीज़ जो है हो गई। दूसरी चीज़ जो है कहीं ना कहीं आर्ट में देखी जाती है कि क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है कि नहीं। आर्ट हम किसी चीज़ को तभी कह सकते हैं यदि उस चीज़ की लगातार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है, ना कि हम केवल उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई करने से ही उस चीज़ को हम और सीख रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है तब जाके वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं आर्ट में तब्दील होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं आर्ट में कुछ और फीचर्स ऐसे हैं, जैसे आर्ट में जो है कहीं ना कहीं पर्सनल टच हमेशा होता है, सब्जेक्टिविटी हमेशा होती है। आर्ट की कोई भी चीज़ होती है वो दो लोग करेंगे, अगर दो अलग अलग लोग एक ही गाना गाएंगे तो भी वो एग्जैक्टली सेम तरीके से गाए 100%, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हमेशा पर्सनल टच जो है कहीं ना कहीं आ जाता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, डिफरेंसेस वेरिएशंस हमेशा आते हैं, इवन अगर सेम आर्ट को डिफरेंट पीपल जो है जब परफॉर्म करते हैं। ओके, तो पर्सनल टच सब्जेक्टिविटी एक पार्ट होता है आर्ट का। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि आर्ट हमेशा बिल्डअप होती है प्रैक्टिस करने से। जैसा कि मैंने दूसरा फीचर बताया था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि लगातार प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती जाती है। एक अकाउंटेंट भी जब वो शुरुआत में आता है तो वो बहुत ही मतलब जो है सीधे 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 कहीं नहीं, ना इधर ना उधर, जो भी उसको रटे रटाई चीज़ें हैं वो अप्लाई कर रहा होता है बस। लेकिन प्रैक्टिस से वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनल जजमेंट है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मानना है उसको कि नहीं, उसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं, रिकॉर्ड करना है तो किस अमाउंट पे करना है, तो वो चीज़ें उसकी जो है प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती हैं। ओके, तो ये तीनों ही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं यस अकाउंटिंग में दिखती हैं। अकाउंटिंग वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज है उसका अवेलेबल। ओके, उसके अलावा अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर होगी। यस, और अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं उसमें पर्सनल टच है क्योंकि अकाउंटिंग में कई बार, वैसे तो अकाउंटिंग साइंस भी क्योंकि हम कह रहे हैं तो उसके प्रॉपर रूल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अभी भी ओपन स्पेसेस हैं जिसकी वजह से अकाउंटेंट्स को अपनी पर्सनल जजमेंट लगानी पड़ती है उन ट्रांजैक्शंस को, उन सिचुएशंस को हैंडल करने में। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्कोप छूटता है
कि अकाउंटेंट्स भी कहीं ना कहीं बहुत जगह अपनी पर्सनल जजमेंट लगा के कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है या फिर कितने अमाउंट पे या करना भी है कि नहीं। तो एस्टिमेट्स लगाते हैं कई बार वो कि अगर जो है बैड डेट्स मानना है, अगर 10,000 डेटर्स हैं, मैं भी आपको सब बताऊंगा आगे की वीडियोस में, लेकिन अगर 10,000 डेटर्स हैं उसमें से अगर मुझे बैड डेट्स लग रहा है तो वो बैड डेट्स भी मैं कितने मानूँ, कितने रिकॉर्ड करूँ, या प्रोविजंस रिकॉर्ड करनी है बनानी है तो कितने अमाउंट की, वो सारी चीज़ें पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करती है। तो इसलिए येस, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल। ओके, तो येस, अकाउंटिंग साइंस भी और अकाउंटिंग आर्ट भी है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग की रिलेशनशिप की और मीनिंग की। बहुत ही शॉर्ट में बात करूं, अकाउंटेंसी का मतलब है जो भी हमारा बेस ऑफ नॉलेज है, जो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले जितना भी बेस ऑफ नॉलेज जब हम सीख रहे होते हैं, एजुकेशन एक्वायर कर रहे होते हैं, ऑब्टेन कर रहे होते हैं अकाउंटिंग करने से पहले, तो वो जो पूरा बेस ऑफ नॉलेज है, जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ते हो, जितने भी बेसिक टर्म्स आप पढ़ते हो, ये लेसन आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप अकाउंटिंग एकदम से नहीं कर सकते, आपको उसके बारे में कुछ एक इमेजिनेशन आनी चाहिए, विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, इसलिए आप ये लेसन पढ़ते हो। तो अकाउंटेंसी बेसिकली ये सब है। अकाउंटेंसी बेस ऑफ नॉलेज है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है बेसिकली अकाउंटेंसी, ठीक है। और जब आप बेसिकली नॉलेज एक्वायर कर लेते हो और जब आप एक्चुअली किसी बिजनेस के अकाउंट्स एनालाइज करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो वो चीज़ है जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हो अकाउंटेंसी से एक्वायर की हुई नॉलेज को, उस चीज़ को हम कहते हैं कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो नॉलेज अकाउंटेंसी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस नॉलेज की वो है अकाउंटिंग। ओके, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग जितना भी अगर आपको यहाँ तक समझ आया हो कि अकाउंटिंग में हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बेसिकली बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को, हर तरह की इन्फॉर्मेशन को जो कि मॉनेटरी टर्म्स में जो बिजनेस को अफेक्ट करती है और मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट भी हो सकती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिकॉर्ड करना, प्रॉपरली उसको क्लासीफाई जितना अच्छे से करके, अच्छे से मतलब जो है अरेंज करके रखना और समराइज करके इतना कंसाइज कर देना कि जो है उसको एक दिन में कोई भी आराम से बंदा, एक दिन क्या, 1 घंटे 2 घंटे लगा के कोई बंदा जो है पूरे बिजनेस की पिक्चर समझ पाए, पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझ पाए कि बिजनेस आज कहाँ खड़ा हुआ है और बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली अकाउंटिंग करती है और कुछ नहीं। और फाइनली अकाउंटिंग का पर्पज़ ये भी होता है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जब भी मौका लगे, जब भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन मांगे, तो उन यूज़र्स को कम्युनिकेट करना प्रॉपर्ली एनालाइज करके उन यूज़र्स को, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। ओके, तो यहाँ पे मैं इन्हीं से कनेक्ट करके आपको एडवांटेजेस एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग की। तो पहला है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस के असेट्स और लाइबिलिटीज़, यानी कि बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ और जो बिजनेस पे कर्ज है एक तरह से, उन सभी के बारे में अकाउंटिंग करने से हमें पता लग जाता है, ताकि हम जो है कहीं ना कहीं टेंशन फ्री होते हैं कि हाँ मुझे किसका कितना देना है, मुझे किससे कितना लेना है, मेरे पास क्या मेरा है, मेरे पास क्या लिया हुआ है किसी और का, वो सारी बातें मेरे को बहुत ही क्लियरली पता होती है, मेरे सामने होती हैं। ये पहली एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि असिस्टेंस यानी कि हेल्प, मैनेजमेंट जो डे टू डे में रन करती है बिजनेस को, डिसीजन मेकिंग करती है, उनकी हेल्प करती है अकाउंटिंग, डेटा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, टाइमली इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, जो भी मैनेजमेंट अपने आप से पूछती है बिजनेस के रिगार्डिंग, ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, ठीक है। तीसरा है रिप्लेसेस मेमोरी, आप नोट्स बनाते हो पढ़ाई करते वक्त, क्यों, ताकि आपको वो चीज़ हमेशा सालों साल याद नहीं रखने पड़े, आप कभी भी रेफर कर सको, रिट्रीव कर सको। इसलिए अकाउंटिंग भी की जाती है ताकि बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चूक ना जाए, हमसे चूक ना हो जाए, हमसे मिस ना हो जाए, और इसलिए प्रॉपरली उस चीज़ को जो है सालों साल कभी भी पीछे मुड़ के मैं देख सकता हूँ, इसलिए हमेशा बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जो है रखी जाती है और फिर हमारी मेमोरी पे इतना वर्कलोड नहीं आता। ओके, फोर्थ है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, इसका मतलब है कि अगर मुझे अपने बिजनेस की ही पिछले सालों से कंपैरिजन करनी है कि पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, 2 साल पहले कैसा था, मैं वो कर सकता हूँ। इवन अगर जो है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी है, प्रॉपर एक सिस्टम है अकाउंटिंग का उस देश में जिस देश में हम कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी होने से क्या होता है कि हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स लेकर और किसी और बिजनेस के अकाउंट्स लेके भी इन दोनों बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं और अपने बिजनेस में देख सकते हैं कि क्या खामियां हैं, कि मेरा कंपटीटर जो है जो इसी फील्ड में है वो क्या बेहतर कर रहा है और मैं क्या कम कर रहा हूँ, या मैं क्या बेहतर कर रहा हूँ जिसमें मुझे और बेहतर करना है, और मेरा कॉम्पिटिटर जो है कहीं ना कहीं क्या किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो कंपैरिजन जो है आसान हो जाती है, फैसिलिटेट होना यानी कि उस चीज़ को आसान बना देना, तो अकाउंटिंग आसान बनाती है कंपैरिजन करना।
अगला है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज आसानी से हो जाती हैं। मैंने कितना टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, कितना मुझे रिफंड आना है, कितना मुझे अभी देना बकाया यानी कि अभी और देना बाकी है, ये प्रॉपर जो है अगर कहीं सेट ऑफ होना बनता है, किसी से लेना भी है देना भी है तो सेट ऑफ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें तभी हो जाती है जब उस चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेरे पास होता है। ठीक है। उसके अलावा फैसिलिटेट लोन, बैंक कभी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प देने से पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स आपसे हमेशा आपकी परफॉर्मेंस का चिट्ठा पूरा मांगते हैं और आज के दिन आप कहाँ खड़े हुए पूछते हैं। वो चीज़ तभी हो सकती है, आप कन्विंस तभी कर पाओगे जब आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे। ओके, जो कि अकाउंटिंग आपको देती है। उसके बाद एविडेंस इन कोर्ट, आपका कभी भी डिस्प्यूट हो जाए, कभी भी कन्फ्लिक्ट हो और आपके खिलाफ कोई सूट फाइल कर दे, आप किसी का सूट फाइल कर रहे हो उसके खिलाफ, तो अकाउंटिंग को अलाउ करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉपर रूल्स के बेसिस पे बनी हुई है, जो रिकॉर्ड्स बने हैं, तो इसलिए हम इसको अलाउ करते हैं कि इसको एविडेंस के रूप में जो है कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, तो ये एडवांटेज है। उसके अलावा फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर आपको कभी भी अपना बिजनेस चलता चला है या बंद हो रहा है बिजनेस, कभी भी आपको अपना बिजनेस बेचना है किसी को, तो आपके बिजनेस की ट्रू वैल्यू अगर आपको पता करनी है, जितना आपको मतलब बदले में मिलना चाहिए उस बिजनेस के, वो हमेशा आपको तभी पता हो सकती है जब आपके पास अपने बिजनेस के प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, और आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपको उस बिजनेस देने के बदले में कितना पैसा मिलना चाहिए। ओके ओके, तो ये सारे जो है पॉइंट्स हैं, एडवांटेज, सब मैं फटाफट बात करता हूँ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। और फटाफट पहला है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, यानी कि मैंने जैसा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अकाउंटिंग में कई जगह ओपन स्पेसेज है जिसकी वजह से हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, अकाउंटेंट्स एस्टिमेट्स लगाते हैं कि इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है कि नहीं, या करना है तो किस अमाउंट पे करना है, तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कई बार। तो इसलिए ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि एक्यूरेसी कहीं कहीं जगह नहीं होती। दूसरा है कि अकाउंटिंग में जो है कहीं ना कहीं रिलाइजेबल वैल्यू नोट नहीं की जाती, सिंपली जो भी हमें वैल्यू दिख रही होती है बैलेंस शीट में असेट्स की और लाइबिलिटीज़ की, वो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू है और वो कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग पॉइंट असेट्स की खासकर हम ये नहीं देखते कभी कि उस असेट की आज मार्केट में वैल्यू क्या है। हम हमेशा उसकी अकाउंटिंग उस तरह से करते आ रहे होते हैं कि हमने उस असेट को कितने में एक्वायर किया था, हमने उस असेट को फॉर एग्जांपल एक्वायर किया था 4,000 में, हम उसमें माइनस करते करते डेप्रिसिएशन जो है आज पहुंच गए हैं 2,000 पे, तो हमारे बुक में उसकी वैल्यू 2,000 दिख रही है, लेकिन आज उसकी रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट में वैल्यू उसकी बेचने जाएँ तो उसकी वैल्यू 3,000 है। पर अकाउंटिंग कभी भी उस चीज़ को नोट नहीं करती है, अकाउंटिंग हमेशा कॉस्ट प्रिंसिपल पे चलती है कि आपने उस चीज़ के लिए कितना खर्चा किया, उस बेसिस पे अकाउंटिंग होगी, ना कि उस दिन उस एसेट की कितनी वैल्यू मार्केट में है, रिलाइजेबल वैल्यू, उसको हम इग्नोर करेंगे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज बोली जाती है। ओके, उसके अलावा अकाउंटिंग जो है सिर्फ मॉनिटरी, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ें जो है कहीं रिकॉर्ड करती है, और जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिनको हम मॉनिटरी सेंस में या क्वांटिटेटिव सेंस में एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते, जैसे ऑनेस्टी, गुड रिलेशंस, गुडविल, अपनी गुडविल यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है, ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं इग्नोर करती है इस सेंस में कि वो रिकॉर्ड नहीं करती। ओके, तो ये डिसएडवांटेज है। उसके अलावा अकाउंटिंग मैंने कहा इफेक्ट, जो प्राइस लेवल चेंजेस है, जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उनको भी इग्नोर करती है, और जो भी हमारी बुक वैल्यूज चलती आ रही हैं वही जो है कहीं ना कहीं वो कंसिडर करती है। मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू कम ज़्यादा हो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं नोट नहीं करती। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वरना कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन आसान हो जाती है अगर अलाउ कर देते। तो डिसएडवांटेजेस का भी एक रीज़न है, लेकिन खैर एट द एंड ऑफ द डे वो डिसएडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग की। और लास्ट चीज़ है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब जानबूझ के अकाउंट्स को, जितना एक्चुअल जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जानबूझ के गलत इंटेंशन के साथ ऐसे दिखाना कि भाई हमारा बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि आपका बिजनेस पानी में जा रहा है या आपका बिजनेस ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, पर उसको दिखाना कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये गलत इंटेंशन से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, वो होती है विंडो ड्रेसिंग, जो कि कई कारणों से होती है ताकि लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें एक्सेट्रा। ओके ओके, तो ये सारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वी होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि अकाउंटिंग साइंस है, आर्ट है, वो चीज़ हमने देख ली। उसके अलावा अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग में रिलेशनशिप, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, उसके अलावा लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग करते वक्त हम जब भी कुछ करते हैं, या तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं,
हर स्टेज पे हम जो भी कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जो कि प्रॉपर तरीके से निकाली गई है, फैच की गई है, तो वो चीज़ जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ नथिंग बट जो भी हम कर रहे हैं अकाउंटिंग करते वक्त जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कदम कदम पे मिल रही है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप P&L अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट निकालते हो, बनाते हो, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस करते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। आप जर्नल प्रिपेयर करते हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। लेजर में अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो सब कुछ है, जो भी आप अकाउंटिंग करते वक्त जो है कुछ भी आप एंड रिजल्ट पे जब आप कुछ पहुँचते हो। ओके, तो बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब हमें पता लग गया है। अब अगर बात करें कि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इसको हम कब वैल्यूएबल मानेंगे, कब हम इसको कहेंगे कि हाँ यार ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसकी वजह से मैं अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए 4 फीचर्स चेक करते हैं। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी अकाउंटिंग बुक में पढ़ते हो, ये 4 फीचर्स जो है हमेशा सामने आएंगे। ये 4 बेसिक फीचर्स है जो होने ही होने चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, तभी वो मेरे को डिसीजन मेकिंग में एक्चुअली हेल्प करेगी। ठीक है, पहला है रिलायबिलिटी। कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो फिगर्स यूज़ कर रखे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो बायस्ड नहीं होने चाहिए, वो मैनिपुलेटेड नहीं होने चाहिए। तो ये पहला है, तभी कहीं ना कहीं मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। रिलायबिलिटी होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन की, पहली बात। दूसरा है रेलेवेंट, वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, वो रेलेवेंस शो करनी चाहिए कि मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उस चीज़ का जवाब उस इन्फॉर्मेशन से मिलना चाहिए। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कैश फ्लो, कैश की पोजीशन क्या है बिजनेस में, कितना आ रहा है कितना जा रहा है इस पीरियड के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे आप कुछ और दिखा रहे हो, P&L दिखा रहे हो, बैलेंस शीट दिखा रहे हो, वो चीज़ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रिपेयर करने कि आपके पास ज़्यादातर सवालों के सटीक जवाब हों। मैनेजमेंट के किसी के भी जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है वो कुछ भी सवाल पूछें, आप बिल्कुल सटीक तरीके से उसका जवाब दे सको, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके ओके, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी कि ईजी टू रीड होनी चाहिए, ईजी टू एनालाइज होनी चाहिए। आपको अपना होमवर्क अच्छे से करना है अकाउंटेंट के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में, ताकि फाइनली आप जिसके भी साथ शेयर कर रहे हो उसको जितना ईजी लैंग्वेज में आप शेयर कर सको, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, चाहे वो बंदा रीड करे आपको सुने, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जार्गन्स का जो टेक्निकल टर्म्स है उनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, या हो रहा है तो उसके साथ के साथ समझाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। चौथा है कि कहीं ना कहीं कंपेरेबल होनी चाहिए। बहुत बड़ा फैक्टर है कि अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है ताकि अल्टीमेटली मैं कंपेयर कर सकूं अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस पिछले सालों से, अपनी ही पिछले सालों की परफॉर्मेंस से, या अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे बिजनेस की परफॉर्मेंस से अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस कंपेयर कर पाऊँ, ताकि कंपेयर करते ही मुझे जो है कहीं ना कहीं बत्ती जलेगी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो वो तभी हो सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ और इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो ये 4 बेसिक फीचर्स है। वैसे तो और भी फीचर्स हैं कि टाइमली होनी चाहिए या और कुछ ये वो, लेकिन बेसिकली ये 4 फीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल है एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऐसा बनने के लिए जो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। अब हम बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो बेसिकली जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने हैं, जो पूरा फॉर्मेट है, तो जो फॉर्मेट है बेसिकली जो तरीका है अकाउंटिंग का, वो सिस्टम कहलाता है। और हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, मैं दोनों के नाम बताता हूँ। यूज़ एक ही होता है हर जगह, एक सिर्फ नाम का बना हुआ है, पहले यूज़ होता होगा, या आज भी छोटे लेवल के बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा छोटे लेवल के वो यूज़ कर सकते हैं कन्वीनियंस के बेसिस पे। लेकिन हम देखते हैं, पहला सिस्टम है डबल एंट्री बुक सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री बुक सिस्टम। डबल एंट्री बुक सिस्टम हमेशा याद रखना, इस वक्त यूनिवर्सल सिस्टम जो ज़्यादातर 99.9% जो जगह फॉलो हो रहा है, लॉज भी खुद कहते हैं कि यही सिस्टम फॉलो करना है, वो है डबल एंट्री बुक सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो कहीं ना कहीं ये सिस्टम कहता है कि वो बिजनेस की 2 आइटम्स, 2 एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती है, और उन दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अफेक्ट जिस तरह से हुआ है वो एस्पेक्ट, उसको हम उस अकाउंट में जाके, जर्नल में जाके इस तरीके से, यानी कि दोनों जो बातें हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी, दोनों एस्पेक्ट जो है रिकॉर्ड की जाएंगे। डेबिट इफेक्ट होगा, क्रेडिट इफेक्ट होगा, और हमेशा डेबिट टोटल जो होगा वो क्रेडिट टोटल के होगा, जिससे एक्यूरेसी हम हमेशा जांच पाएंगे कि अगर डेबिट और क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं टोटल हो रहा है, मैच हो रहा है, तो यानी कि मैथमेटिकली हमारे अकाउंट्स बिल्कुल सही बने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ मैथमेटिकली कह रहा हूँ, अभी भी गलती कहीं ना कहीं हो सकती है, वो हम ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डबल एंट्री बुक सिस्टम मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं हर ट्रांजैक्शन के, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रही है,
जो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, उसके दो अफेक्ट होंगे, वो दो चीज़ों को इम्पैक्ट डालेगी। फॉर एग्जांपल कैश परचेजेस हो रहा है तो दो कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट। अगर मैं क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ मोहन से तो परचेजेस अकाउंट और मोहन अकाउंट हमेशा एटलीस्ट दो अकाउंट अफेक्ट हो ही रहे हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री के केस में, ओके। डबल एंट्री बुक सिस्टम फॉलो करना है हमें, और कुछ भी फॉलो नहीं करना। दूसरा सिस्टम है सिंगल एंट्री बुक सिस्टम, जिसमें हम कुछ ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, कुछ का केवल एक रिकॉर्ड करते हैं और कुछ का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसके बावजूद कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो ये बिल्कुल आउटडेटेड सिस्टम है सिंगल एंट्री बुक सिस्टम, इसको हम यूज़ नहीं करते। इसको सिंपली थियोरेटिकली आपके सिलेबस में डाल रखा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन यूज़ कोई नहीं करता, ठीक है। आउटडेटेड सिस्टम है, ठीक है। कई बार तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं करना तो क्यों पढ़ाएं, ओके ओके। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में फटाफट। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के जो कि मैं डिस्कस करूंगा, वैसे तो 50 ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन मैं जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो सबसे ज़्यादा एमर्ज होकर निकल के आ रही हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ की जा रही है, मैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो तीन आपको पता ही होनी चाहिए उनके बारे में पहले बताता हूँ। तो पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल होता है कि कहीं ना कहीं जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं सिंपली उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि फाइनली उसको क्लासीफाई समराइज करके मैं दो चीज़ों तक पहुंच सकूं। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन, यानी कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक पहुंच सकूं, ताकि मुझे जो अकाउंटिंग पीरियड था पिछला साल जो गुजर गया उसमें मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, मेरा कितना लॉस हुआ, ये चीज़ मुझे पता लगती है पहली चीज़ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला फोकस होता है यहाँ तक पहुँचना। दूसरा फोकस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पता करना कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जनरली अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट दिन जो है क्या है, यानी कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं और मेरे पास कितनी, यानी कि बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज़ है, ओके। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके बारे में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। पूरी क्लास 11th पूरी क्लास 12 जो है सीबीएसई की अकाउंटिंग की, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही फोकस करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है जब हम कैश फ्लो रेशो वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही जोर दिया जाता है, ठीक है। हम भी पूरे इसमें आगे जितने भी आप देखोगे ज़्यादातर जो लेसन्स होंगे हम डिस्कस करेंगे वो सारे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होंगे, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमें अच्छा करना है, पक्का करना है, ओके। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये नहीं बता रही थी हमें कि जो है अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें मेरे को कितनी कॉस्ट आ रही है, वो चीज़ एसर्टेन करना, उस चीज़ को कॉस्ट को रिड्यूस करने के मेथड्स निकालना, ये चीज़ हमें मदद करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये उसके बाद आई ब्रांच है। उसके बाद एक और ब्रांच आई अब जो कि काफ़ी अच्छे से जो सेटल हो चुकी है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजीरियल अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। और ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि बेसिकली हेल्प करती है जो बिजनेस के मैनेजमेंट है, जो एक तरह से कंपनी के केस में जैसे डायरेक्टर्स हैं, मतलब हर बिजनेस के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डे टू डे में रन करते हैं उसको, वो ओनर भी हो सकता है, वो ओनर के अलावा और एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं, मैनेजमेंट का जो पार्ट होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हर दिन उनको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बहुत उनके सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं जो देती हैं, जो टूल्स निकाले गए हैं आजकल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बहुत सारे टूल्स निकल के आए हैं। इनको ये टूल्स क्यों हैं, क्योंकि ताकि ये इजी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं देते हैं इन्फॉर्मेशन किसको, मैनेजमेंट को, ताकि वो एकदम से जैसी अपॉर्चुनिटी अराइज हो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास रेडी है, वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो है ले सके, ठीक है। तो बहुत ही क्रूशियल होता है मैनेजमेंट के लिए, टाइमली अच्छी फटाफट इजी लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स वो जो है कहीं ना कहीं मुहैया प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को। तो ये मैनेजमेंट को फोकस में रख के जो है बनाई गई फील्ड है मैनेजमेंट या मैनेजीरियल अकाउंटिंग, ओके। तो ये तीन के बारे में तुम्हें समझना ही था आपके एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग भी है, जो कि बेसिकली ये असेस करती है, ये एसरटेन करती है कि आपके बिजनेस की वजह से सोसाइटी, आपका बिजनेस जहाँ पे सेटअप है उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, आप सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो या सोसाइटी में कितने नुकसान हो रहे हैं आपके बिजनेस की वजह से। सोसाइटी में आपने जो है फैक्ट्री लगाई अपना काम करने के लिए, उसकी वजह से आपने आसपास रोड बनवाई, बहुत अच्छी बात है, सोशल अकाउंटिंग उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं नोट करेगी, ठीक है। लेकिन उसी की वजह से पोल्यूशन भी बढ़ गया उस कम्युनिटी में, उस एरिया में, तो वहाँ पे ये भी जो है कहीं ना कहीं सोशल अकाउंटिंग बताएगी। तो सोशल अकाउंटिंग एक इमर्जिंग फील्ड है, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ये जितनी भी रियल चीज़ें जो सीरियस चीज़ें हो रही हैं इसको हमें प्रिवेंट कराना है, और सोसाइटी
भी जो है कहीं ना कहीं अब चाहती है कि जो हर बिजनेस है अकाउंटेबल बने कि वो सोसाइटी में एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहा है और क्या उनसे ले रहा है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में हमने समझा फटाफट। उसके अलावा है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अपने आप में इतनी बड़ी फील्ड है ना इंडिया में कि उसका हिसाब रखने के लिए अलग से अकाउंटिंग हो रही है आजकल। इसलिए टैक्स अकाउंटिंग है कि कितना टैक्स बनता है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली अकाउंट्स अलग तरीके से बन सकते हैं लेकिन टैक्स जो लॉज हैं वो चाहते हैं कि उनकी अकाउंटिंग अलग तरीके से हो। तो इसलिए एक सेपरेट अकाउंटिंग निकल के आई है टैक्स अकाउंटिंग, जो कि देखती है कि कितना टैक्स देना है, कितना नहीं देना है, कितना रिफंड आना है, कितना करंट ईयर के दौरान ही कितना जाना है, जिसको आप एडवांस टैक्स बोलते हो। बहुत सारा इतना मतलब मैटर इतना फैला हुआ है ना कि उसको समेटने के लिए एक सेपरेट फील्ड बनाई है टैक्स अकाउंटिंग। ओके, उसके अलावा है गवर्नमेंट अकाउंटिंग कह सकते हो, नेशनल अकाउंटिंग कह सकते हो इस चीज़ को, जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंस किस तरह से कर रही है, किस तरह से उसको रेवेन्यू हो रहा है, कितने उसके लोन्स है वगैरह, इस चीज़ की जो सारी जो कहीं ना कहीं जो फील्ड केयर करती है वो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक फील्ड है। उसके अलावा HR, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब जैसे टैक्स की तरह ही वैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि एक बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वही सब कुछ करता है, उसी की सबसे ज़्यादा केयर करनी ज़रूरी है। और उनसे रिलेटेड लॉज भी बहुत सारे हैं, तो उनकी भी हमें जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, पहले इसको पेरोल अकाउंटिंग कहते होंगे, अब इसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के रूप में जाना जाता है कि आपके यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी पैसे का आदान प्रदान या जितनी भी इन्फॉर्मेशन नोट करके रखनी है, या लॉज में जितनी भी कंप्लायंस है उससे रिलेटेड जो भी बातें जिसमें मॉनिटरी एस्पेक्ट है वो रिकॉर्ड करना है, तो वो चीज़ सारा कौन संभालती है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग या पेरोल अकाउंटिंग। ओके, तो ये बहुत सारी ऐसी हैं। एक फोरेंसिक अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है जो कि बेसिकली स्कैम्स, अकाउंटिंग फ्रॉड्स, विंडो ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई, उनको पकड़ के मिला के प्लग आउट करने की कोशिश करती है। वो एक फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है, फोरेंसिक अकाउंटिंग। मैं वही बात कह रहा हूँ कि दो चार फील्ड और शायद मैं भूल जाऊँ, लेकिन ये कुछ ऐसी फील्ड है जो एक्चुअली यूज़ की जा रही हैं। ओके, अगर मैं कुछ और भूल गया हूँ तो प्लीज़ हमारी भी हेल्प कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई फील्ड और भी जो उभर के आ रही हो और इमर्ज हो रही हो और मैंने अगर उसको डिस्कस ना किया हो, तो प्लीज़ उसका नाम जो है आप प्लीज़ छोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा किसी वीडियो में। ओके, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसको बोल लो आप सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। बहुत ही आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक, फटाफट समझ आएगा आपको कि जो है बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर निकल के फाइनली आ गई हमारे पास, तो इसको यूज़ कौन करता है? तो इनको हम बोलते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ब्रॉडली इनको जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में वो सारे लोग आएंगे जो बिज़नेस की चार दीवारी के अंदर हैं किसी वजह से, यानी कि बिज़नेस में डीपली इन्वॉल्व हैं डे टू डे में, जिनमें आते हैं ओनर्स ऑब्वियसली, मैनेजमेंट ऑब्वियसली, और एम्प्लॉयज़ को भी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, उनका बोनस, उनका प्रोविडेंट फंड, TDS वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं चेक करने के लिए वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है मांग सकते हैं। उनका हक बनता है ये चीज़ चेक करना कि उनके रिगार्डिंग जितनी भी यानी चीज़ें, बोनस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली उन तक मिल रहा है या फिर सरकार तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो इसलिए इंटरनल यूज़र्स में तीन लोग आते हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल यूज़र्स में बात करें तो एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इनको हमें कन्विंस करना है, तो ये भी जो है कन्विंस नहीं होते इससे पहले कि पहले हमें जो है कहीं ना कहीं इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तब जाके इन्हें पता लगता है हमारे बिजनेस के बारे में। और बेसिकली यानी कि जितने भी लोग हैं ना, ये आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं नेचुरली, क्योंकि ये आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं किसी वजह से। ऐसे एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं कस्टमर्स, वो इसलिए जानना चाहते हैं शायद कि आप अपना प्राइस कैसे सेटअप करते हो, कॉस्ट कितनी है वगैरह, ये जानने के लिए। गवर्नमेंट कई बार जो है कॉस्ट सेटअप करती है, मतलब ऐसे फाइनलाइज करती है कुछ बिजनेस के लिए, प्राइस फाइनलाइज करती है, कॉस्ट नहीं, प्राइस, तो उसके लिए वो आपकी कॉस्ट देखना चाहती है। तो गवर्नमेंट इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स वसूलना है आपसे आपकी इनकम के बेसिस पे, तो इसलिए भी गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल यूज़र है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आपके बिजनेस की। उसके अलावा जनरल पब्लिक जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि सोसाइटी चेक करती है लगातार कि जो आपका बिजनेस जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी में, क्या नहीं कर रहा, तो उसके लिए जनरल पब्लिक भी कहीं ना कहीं एक यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। रिसर्चर्स हैं कहीं ना कहीं, वो भी जो पब्लिक डोमेन में आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो आप लगातार साल दर साल एनुअल फाइलिंग करके सरकार को दे रहे हो, तो वो पब्लिक डोमेन में है, तो रिसर्चर्स भी उनको यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ में। उसके अलावा इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो देख रहे हैं कि हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उसमें कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो,
या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी कि ऐसे लोग जो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रखा आपके बिजनेस में लेकिन वो सोच रहे हैं वो शायद कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वो पहले चेक करते हैं आपका बिजनेस अभी तक कैसा परफॉर्म कर रहा है, आज के दिन कहाँ पे खड़ा है। ओके। क्रेडिटर्स जिनसे आपने गुड्स या सर्विसेज उधार पे ले रखे हैं डे टू डे बिजनेस में, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे कि आप कैसा परफॉर्म करो, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आप उनको पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हर कोई जानना चाहेगा कि जिन बिजनेस से हम जुड़े हुए हैं वो बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जानने के लिए कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है यूज़ करना। ठीक है। फाइनली हम फाइनल जो टॉपिक्स हैं उस पर आ गए हैं, जिसमें हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। बेसिकली इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस समझेंगे, और इसी के साथ हम बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। और उसके बाद हमारा ये जो पूरा जो सेशन है, ये जो पूरी वीडियो है, इसका पर्पस अचीव हो जाएगा कि हमने फटाफट जितना जल्दी हो सकता था वो हमने पूरा लेसन जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करते हुए एग्जाम्पल्स के साथ रिवाइज कर लिया। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बस एक चीज़ कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारा जो चैनल बहुत ही धीरे 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 बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी रफ्तार मिल सके। और बस हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं और अच्छे से और जल्दी तरीके से क्विकली और एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं। ओके। खैर, अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले 7 स्टेप्स हैं। प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है कि स्टेप्स हैं, और उसको आपको जिस सीक्वेंस में हम बता रहे हैं उस सीक्वेंस पे ही आपको स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है किसी वजह से, और जो कहीं ना कहीं मॉनिटरी टर्म में यानी कि क्वांटिटेटिवली कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं मेजर कर सकता हूँ। तो ये जो स्टेप होता है ये होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी कि अगर सिंपली जो है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से बात कर रहा है, ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बिजनेस में कोई फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट नहीं हुई। बिजनेस में बेसिकली 4 चीज़ें हम देखते हैं, असेट्स पे अफेक्ट आए कि नहीं, लाइबिलिटीज़ पे अफेक्ट आए कि नहीं, एक्सपेंसेस बढ़े कि नहीं या घटे कि नहीं, या फिर जो है कहीं ना कहीं इनकम जो डे टू डे रेवेन्यू नेचर की जो डे टू डे में इनकम हो रही है आपकी, वो उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है कि नहीं। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली, या 5वीं बोलो कैपिटल, इन पांचों चीज़ों पे अगर कोई भी न कम न ज़्यादा हुआ है यानी कि बिजनेस को उस चीज़ ने अफेक्ट नहीं किया, और अगर वो कर भी रहा है लेकिन अगर उस चीज़ को क्वांटिटेटिवली नंबर की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो भी जो है वो बेकार है, उस चीज़ को रिकॉर्ड हम नहीं करते। तो पहला चीज़ ये होती है। ओके। उसके अलावा दूसरी जो स्टेप है वो कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने आइडेंटिफाई करी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, कि आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ पता लग गई जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं और क्वांटिटेटिव नेचर की भी हैं कहीं ना कहीं, अब उनको आप मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करते हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करते हो। ये दूसरा स्टेप कहता है। तीसरा स्टेप कहता है कि अब आप उसको क्रोनोलॉजिकली यानी कि जैसे जैसे वो रिकॉर्ड हैपन होती जा रही है उसको आप रिकॉर्ड करोगे, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करोगे। किस बुक में? जर्नल में। ठीक है। जर्नल वाले लेसन में हम बात करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप कहता है कि क्लासीफाई करोगे, यानी कि आपने रिकॉर्ड कर लिया थर्ड स्टेप में जर्नल के अंदर, लेकिन सब कुछ हौच पौच है, कभी परचेज हुई फिर सेल हुई फिर एक्सपेंसेस हो गए कोई, फिर इनकम फिर कैपिटल से रिलेटेड कुछ हौच पौच हो रखा है थर्ड स्टेप में जर्नल के बाद। आप प्रॉपरली लेजर एक बुक बनाओगे जिसमें आप हर पेज पे प्रॉपरली हर आइटम से रिलेटेड बिजनेस की अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। टी शेप्ड स्ट्रक्चर में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और वहाँ पे आप एक तरह की आइटम का समराइज्ड यानी कि परचेजेस उठाओ, जर्नल देखो, सारी परचेजेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड करो परचेजेस अकाउंट में लेजर बुक के अंदर। तो ये मतलब क्लासिफिकेशन होती है फोर्थ स्टेप में, लेजर के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं जब हम। फाइनली फिफ्थ स्टेप होता है समराइजिंग होती है, यानी कि हम बेसिकली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर उसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद पीएनएल अकाउंट बनता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस पता लगता है उस पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड जो गुजर गया। उसके अलावा बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जिससे हमें, ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जिससे हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी यानी कि बिजनेस की ये पता लगती हैं। कैपिटल भी, ओनर से ली हुई की चीज़ें भी, मनी और रिसोर्सेज भी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि ओनर को डिफरेंट माना जाता है, तो इसलिए कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ये फिफ्थ स्टेप है कि समराइजिंग होती है। ओके। सिक्स स्टेप है फाइनली जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास बन गए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। और सेवन स्टेप फाइनली है कि कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स ऑफ बिजनेस के साथ, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, या स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस के साथ। ओके। तो ये 7 स्टेप्स हैं। अब बुक कीपिंग को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ
जो शुरू के 4 स्टेप्स हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है कौन सी नहीं, दूसरा मॉनेटरी वैल्यू में उसको कन्वर्ट करते हैं, तीसरा रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और फोर्थ जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं लेजर के अंदर, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ तक का काम अकाउंटिंग तो है ही, लेकिन इसको स्पेसिफिकली नाम दे रखा है क्योंकि ये रिलेटिवली सिंपल जॉब है, रूटीन जॉब है, जूनियर स्टाफ करता है, इसके लिए एक नाम दे रखा है शुरू के 4 स्टेप्स के लिए, बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बुक कीपिंग अलग है, पर नहीं, एक्चुअली बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा डिमार्केट करने के लिए बोल देते हैं कि ठीक है बुक कीपिंग अलग है अकाउंटिंग अलग है, पर मैं फिर आपको कहता हूँ अकाउंटिंग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है बिल्कुल तब जाके अकाउंटिंग स्क्रैच से शुरू होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस कई किताबों में आपको दिख जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अकाउंटिंग तभी से ही शुरू हो जाती है जब हम पहला स्टेप कर रहे होते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ओके, तो ओके, आप एक बार टेबल इसका ज़रूर देख लेना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग वाला जो होगा हमारा कॉलम, उसको आप इस सेंस में पढ़ना कि जो रियल और एडवांस लेवल की अकाउंटिंग होती है उसमें जो है कहीं ना कहीं ये वाले काम होते हैं जो आपको उस टेबल में दिखेंगे। तभी आपको दिखेगा कि जो अकाउंटिंग के नीचे लिखा होगा कि ये काम जो है एक्सपीरियंस स्टाफ करता है और ये डायनेमिक नेचर का काम है, इसमें पर्सनल जजमेंट चाहिए होती है, ये सीनियर लोग करते हैं। तो आप अकाउंटिंग की जगह आप दिमाग में रखना एडवांस लेवल अकाउंटिंग या रियल लेवल की अकाउंटिंग, तो आपको वो जो टेबल है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस बिटवीन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और कभी भी प्लीज़ ये मत समझना कि बुक कीपिंग अलग चीज़ है और अकाउंटिंग अलग चीज़ है। बुक कीपिंग में फिर कह रहा हूँ इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओवरऑल हमने जो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस नहीं किए। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने डिस्कस किया जिसमें हमने 7 स्टेप्स डिस्कस किए, बेसिकली अगर वो 7 स्टेप्स को भी अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कवर हो जाएगा। ओके, बेसिकली जब हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही। हमारे क्योंकि सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी नहीं है क्लास 11th में, तो इसलिए हम जब बेसिकली अकाउंटिंग बोल रहे हैं जनरली, उसका मतलब हमारा आप यही निकालिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, एक टॉपिक और है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें बेसिकली 3 तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमें पता लगती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दूसरा, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, या इसको बोल सकते हो आप इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो कि हमें पता लगती है बैलेंस शीट से। और तीसरी तरह की इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, जो कि हमारे एक लेसन है क्लास 12th में, CBSE क्लास 12th में, कैश फ्लो स्टेटमेंट करके। तो उससे हमें पता लगता है कि बिजनेस में एक्चुअली कितना कैश इनफ्लो और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि P&L और बैलेंस शीट जो है कहीं ना कहीं वो एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो कई बार उसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स को इस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है कि कैश कब आ रहा है कैश कब जा रहा है। हम सिंपली रिकॉर्ड करते हैं जब हमने वो काम परफॉर्म कर दिया, सामने वाले ने हमारे लिए जब परफॉर्म कर दिया। तो क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट से बनते हैं तो इसमें हमें एग्जैक्टली कैश की इनफ्लो आउटफ्लो नहीं दिख पाता, इसलिए हमें तीसरी तरह की जो मेजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी होती है। क्या? कैश से रिलेटेड, इनफ्लो से आउटफ्लो से रिलेटेड, जो कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगती है। तो सभी से रिलेटेड बहुत ही डीपली आगे डिफरेंट जो लेसन्स हैं, तो इसलिए हम जो है इसको इतना एक्सप्लेन कर भी नहीं रहे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेपरेट लेसन्स हैं। ओके हो, तो इसी के साथ हमारा जो ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। और बहुत ही मुझे मज़ा आया ये लेसन डिस्कस करने में। शायद आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स वर्थ इट, क्योंकि हमने बहुत ही जल्दी, आई डोंट थिंक कि इससे जल्दी ये पूरा लेसन सारे टॉपिक्स के साथ, कनेक्टिविटी के साथ, एग्जाम्पल के साथ बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इसको मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लगातार वीडियोस बना सकें बहुत ही खुशी से और बहुत ही मन से, कि हमें लगे कि यार बहुत लोग हमारी वीडियो देखने वाले हैं। तो वो बहुत ही अलग एक जो एक्साइटमेंट से हम बनाएंगे वीडियो। और मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, ना लाइक ना कुछ और। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि ऑटोमेटिकली वो काफ़ी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, और यदि उनको अच्छा लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लगता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कुछ वैल्यूएबल टॉपिक के साथ, जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। ऐसे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।